हेलो दोस्तों, मैं दीपिका बी मोटिवेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने कुछ समय पहले हिंदी की क्लास शुरू की थी। 1-2 टॉपिक उसके किए हमने अभी तक और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। आज हम ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ये अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, होती क्या है ये। तो सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका अर्थ है वो अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर नियंत्रण निजी लोगों का होता है और इनका उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। सेकंड है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या होता है, इनका उद्देश्य समाज में जो समानता लाना होता है। थर्ड ऑप्शन है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तो ये वो अर्थव्यवस्था है जिसका बाकी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ आर्थिक संबंध होता है। और उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो वो अर्थव्यवस्था जिसमें जो निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों का योगदान होता है, तो उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए, इनमें से हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी होगी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो अभी मैंने आपको बताया मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसका क्या होगा, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी। आगे देखिए, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो देखिए, सबसे पहले ये आप जान लीजिए, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जो है वो कई आधारों पर किया जाता है। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। तो देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहाँ पर जो उत्पादन के जो साधन होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और सेकंड है अविकसित या अर्धविकसित। तो अर्धविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहाँ पर उत्पादन के साधनों में कमी पाई जाती है। और विकासशील राष्ट्र क्या होता है, जो विकासशील अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों की न्यून मात्रा पाई जाती है। उत्पादन के साधन तो होते हैं किंतु बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो देखिए, हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसके 3 क्षेत्र होते हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित क्षेत्र को शामिल किया जाता है। सेकंड, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया जाता है और तृतीय क्षेत्र में सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र है, मतलब जो सेवा का क्षेत्र है, राष्ट्रीय उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है बंद अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जिसमें, तो बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कि न तो आयात होते हैं और न ही निर्यात होते हैं, दूसरे देशों के साथ उनका संबंध नहीं होता। तो ऑप्शन डी, न तो निर्यात और न ही आयात होता है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो अभी मैंने आपको बताया, जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसका अन्य देशों के साथ कोई संबंध नहीं होता है।
आगे, ये सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो देखिए इसके अंदर जो ऑप्शन बी है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत में देखिए ऑप्शन एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं देखा जा सकता, न ही पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार या उपयुक्त सभी। तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो इन तीनों के ऊपर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो वैश्वीकरण का मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन सी। आगे देखिए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, विश्व में एकल करेंसी लागू करना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, वैश्वीकरण का अभिप्राय ऑप्शन बी। आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है बाह्य ऋण को बढ़ाना, भारतीय व्यापार इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। तो इसका भी सिंपल सा क्वेश्चन है, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी। आगे, भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ऑप्शन जो 50 से 60 के बीच में कुछ भी हो वो इसका राइट आंसर होगा। तो 50 के 60 में कौन सी संख्या है? तो 54%। तो इसका आंसर होगा सी। आगे देखिए, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तकनीकी बेरोजगारी, चक्रीय, कृष्णात्मक और संरचनात्मक। तो सबसे पहले देखिए इनका अर्थ क्या है। तो देखिए, तकनीकी बेरोजगारी का अर्थ है उत्पादन करने की तकनीक में बदलाव, अर्थात तकनीक में परिवर्तन होने के कारण पुराने कारीगरों में अपेक्षित कुशलता नहीं रहती और वे बेरोजगार हो जाते हैं। आगे है चक्रीय बेरोजगारी। तो अर्थव्यवस्था में जब समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम होता है और कम लोगों की ज़रूरत होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। तो इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। आगे है घोषणात्मक बेरोजगारी। ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच का जो समय होता है वह उस टाइम में बेरोजगार रहता है, तो उसे कहते हैं घोषणात्मक बेरोजगारी। आगे ऑप्शन डी है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इस प्रकार की बेरोजगारी में तकनीकी बेरोजगारी को देखा जाता है और साथ ही क्या होता है, कुछ उद्योग इसके कारण बंद हो जाते हैं और श्रमिकों को जो है उद्योगों से बाहर श्रम करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो इस तरह की बेरोजगारी क्या होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी। तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी संरचनात्मक बेरोजगारी। आगे देखिए, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो नीति आयोग, वित्त आयोग,
NSSO, UNO। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो NSSO है वो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो इसका आंसर होगा NSSO। तो NSSO की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देखिए, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी? तो देखिए, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी आपको समझा दिया। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ग्रामीणों में जो थोड़े समय के लिए बेरोजगारी होती है उसे ग्रामीण अल्प रोजगार कहा जाता है। मतलब इसमें क्या है, जितने समय काम मिलना चाहिए उतना समय काम नहीं मिल पाता है। तो भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी प्रकार की बेरोजगारी भारत में देखने को मिलती है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या कृष्णात्मक बेरोजगारी? तो ये संरचनात्मक और कृष्णात्मक बेरोजगारी समझा दिया। और खुली बेरोजगारी क्या है? तो खुली बेरोजगारी का अर्थ है कि व्यक्ति रोजगार का इच्छुक तो है परंतु उसे काम नहीं मिल रहा होता। और अदृश्य बेरोजगारी का अर्थ है इस प्रकार की बेरोजगारी में कार्यरत श्रमिकों की जो संख्या है वो आवश्यकता से अधिक होती है और इनको अगर काम से हटा भी दिया जाए तो जो कुल उत्पादन होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में जो है अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। आगे कृषि बेरोजगारी स्वरूप देखने को मिलता है? संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, कृषणात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी? तो देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। इसमें तो आंसर था अदृश्य बेरोजगारी, तो आगे क्या पूछा है, इसमें ऑप्शन दे दिया इनमें से सभी। तो कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप तो जो ये सभी प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? तो देखिए, अदृश्य बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों एक ही चीज है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही होगा, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है। और आगे है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों तरह की बेरोजगारी जो है सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी। आगे, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या, ये आप सभी को पता ही होगा, जो हमारे शिक्षित बेरोजगारी है आज के टाइम में वो एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ऑप्शन सी। आगे है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से? तो देखिए, इनमें से कूट दिए हुए हैं 1 तथा 3, 2 तथा 4, 3 तथा 4 या 1 तथा 2। तो इनमें से आप देखिए, जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो मुख्य रूप से संबंधित किससे होती है? शहरी क्षेत्रों में जो है छिपी हुई बेरोजगारी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र से संबंधित है और कृषि जो है शहरों में नहीं होती। तो इनका राइट ऑप्शन क्या होगा? कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, 1 तथा 2। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर है। आगे है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? ऑप्शन ए है अपस्फीति की अवस्था, बी भारी उद्योग की अभिवृद्धि, सी कच्चे माल की कमी या अपर्याप्त उत्पादन क्षमता? इसका जो राइट आंसर होगा वो है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। आगे देखिए, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई जाती है? तो जो शहरी क्षेत्रों में है वो शिक्षित बेरोजगारी जो है वो दिखाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे मौसमी बेरोजगारी भी नहीं होती और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी नहीं होती। क्योंकि मौसमी बेरोजगारी जो है उसका अर्थ होता है कि जो कृषि में परिवर्तन के कारण
इसका अर्थ होता है मौसम में परिवर्तन के कारण जो कृषि कार्यों में परिवर्तन होता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी है जो वो भी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई जाती है? तो ऑप्शन ए, शिक्षित बेरोजगारी। आगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहाँ बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन सी है आपका वो राइट आंसर होगा, क्योंकि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। तो सीमांत उत्पादकता का अर्थ क्या होता है कि किसी एक और वस्तु का उत्पादन करने पर जो उसमें परिवर्तन होता है वो क्या है? सीमांत उत्पादन होता है। अगर सीमांत उत्पादन या एक और वस्तु का उत्पादन करने पर जो बदलाव होता है वो शून्य हो तो उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होगा? श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, ऑप्शन सी। ये है, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा तो जो शैक्षिक बेरोजगारी है उसमें स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो का पार्ट 1 है और फिर हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 भी। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।